करता हूँ हमारे प्रमुख संवाद कार्यक्रम, जहाँ हम सामाजिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दो वर्गों के बीच की आइडियोलॉजी की दूरियां कितनी हैं। क्या समाज में युवा और जो उच्च वर्ग में हैं, जैसे कि उम्र दराज लोगों के बीच कोई दीवारें खड़ी की गई हैं, या उन जवाब में भी कोई महत्वपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट दिखने को मिलता है। नमस्कार। नमस्कार। सेवा जोहार। जोहार। एक कुंजाम जी। जी। हमारे सवाल पुराने ही हैं, देखा जाए तो हम कुछ अभी महत्वपूर्ण सवालों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन जवाब से महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन सवालों में एक गहरी छवि भी नजर आती है। और जिस तरह से हमने पठार प्रकोष्ठ युवा अध्यक्ष दुष्यंत नागवंशी जी से भी बातचीत किया और ऐसे प्रश्नों पे जवाब मांगने की कोशिश की, जवाब जानने की कोशिश की, जो युवा वर्ग की नींव को एक मजबूत बनाने की, मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह हम उन सवालों के द्वारा ही, उन प्रश्नों के द्वारा ही हम उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उन आइडियोलॉजी में कोई दीवारें खड़ी की गई हैं जो युवा वर्ग और एक समाज में दर्ज करना चाहिए कि एक उम्र दराज व्यक्ति के बीच की दूरियों में क्या यह कॉन्फ्लिक्ट है। कुंजाम सर जी, हम बहुत पहले से देखते आए हैं कि सभी धर्म में और सभी समाज में एक भाषा बनाई है और उसे संरक्षित भी किया है। क्या आदिवासी समाज ने भी गोंडी भाषा को संरक्षित किया है? क्या आप बताना चाहेंगे? जी, गोंडी भाषा हम आदिवासी गौड़ समाज का एक मूल मातृभाषा है। हमारे समाज के पूर्वज अशिक्षित थे। अशिक्षा के कारण उन्होंने अपनी जो मूल भाषा है उससे पिछड़ते गए। और इसका एक और कारण हो सकता है कि जो सर्व समाज है, जो कुछ कुलीन वर्ग के थे, उन्होंने हमारे भाषा का हीन प्रयोग किए, मैंने एक नीचा दृष्टि से उसको देखना प्रयास किए। इसकी वजह से भी हमारी जो भाषा जो है गोंडी वो दबती गई और हम अपने मूल भाव को मिटाते गए, पीछे होते गए। इसका मेन अभाव तो मैं यही समझता हूँ हमारा शिक्षा का अभाव है, हमारी पीढ़ियों का। वर्तमान समय में हमारे आदिवासी गौड़ समाज की युवा वर्ग जो अब शिक्षित हुए हैं और इस मूल भाषा जो हमारा गोंडी है उसको आगे बढ़ाने के लिए वे सतत प्रयास कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि गोंडवाना क्षेत्र जैसे बस्तर है, मध्य प्रदेश के कुछ अंचल जहाँ पर गौड़ संस्कृति, गोंडवाना भाषा या गोंडी धर्म का बहुत ही बोलबाला है, जैसे बालाघाट हुआ, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र के जो कछारगढ़ क्षेत्र है, जो हमारे गोंडवाना का, गोंडी धर्म का, गोंडी भाषा का बहुत बड़ा केंद्र है। उसमें समृद्ध साहित्य है उनका। उसको अगर सरकार संरक्षण दे, अर्थात पाठ्यक्रम में शामिल कर ले, हमारी गोंडी भाषा का प्रारंभिक रूप को भी अगर गोंडी भाषा को सरकार पाठ्यक्रम में शामिल कर ले, तो हमारे जो आदिवासी समाज के बच्चे हैं, छात्र हैं, वो उससे वाकिफ होंगे और जानकारी होगी उनको और अच्छे से इसका प्रचार प्रसार होगा। तो हमारी युवा पीढ़ी इस पर सतत प्रयास कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि जगह जगह सेमिनार, सम्मेलन या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके हमारी जो गोंडी भाषा है, नार व्यवस्था के बारे में, पंडुम के बारे में, पंडुम त्योहार उत्सव के बारे में गाँव में प्रचारित कर रहे हैं।
जिससे हमारी भाषा समृद्ध होगा। गौड़ समाज अपनी मातृभाषा की जो जन जागृति नहीं होने के कारण से ज्यादा पिछड़ गई है, और इसको रेला पाटा उत्सव के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करते हुए गौड़ी भाषा को अगर हम प्राथमिकता दें, संरक्षण दें, संवर्धन करें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम भाषा जो हमारी मूल भाषा है गौड़ी, उसको हम छोड़ सकें। तो मैं यही मेरा विचार है कि हमारी जो गौड़ी भाषा को आगे लाने के लिए, गौड़ी संस्कृति को आगे लाने के लिए हमारे समाज के कुछ पुरोधा लोग थे जो आज स्वर्गीय हो गए हैं, तिरुमाएँ सुहेल सिंह तारण जी, जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में गोड़वाना दर्शन से नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उसको हम अध्ययन करते रहे हैं और उसके बाद अन्य पत्रिकाएं और छप रही है, और ये प्रचार प्रसार अगर गांव गांव में होते रहे तो ये भाषा बड़ा समृद्ध होगा, लोगों की जानकारी में आएगा। तो मेरा यही कहना है कि इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए सतत युवा पीढ़ी को प्रयास करें, क्योंकि जो पूर्वज हैं, सियाने लोग हैं, उन्होंने अपने मन में ही दबा के रखे थे भाषा को। तो अगर इसको लिखित रूप में युवा पीढ़ी लाता है और ला रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, भाषा संरक्षित होगा और प्रसारित होगा, और अवश्य इसका भविष्य आगे बहुत अच्छा है। वर्तमान में देखेंगे राजस्थान से भी एक सांसद जी बस्तर दौरा पे घूम रहे हैं, बांसवाड़ा के सांसद हैं आप, राजकुमार रोड, उन्होंने भी हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भ्रमण करे, बस्तर हुआ, महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। और ऐसे प्रयास कुछ सांस्कृतिक व्यक्ति जो हैं उनके माध्यम से होता रहे तो हम थोड़ी पीछे नहीं रहेंगे, हमारी भाषा जो दब रही है वो आगे बढ़ेगा। यही विचार मेरा इस प्रश्न का है। धन्यवाद। अगला सवाल कुछ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि आज शहरी क्षेत्र में भी जो आदिवासी जा रहे हैं, बस रहे हैं, उनके रीति रिवाज में बदलाव दिखाई देता है, और ग्रामीण के जो आदिवासी हैं वह अपने संस्कृति को बचाए रखने में प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे दोनों ही, शहरी और ग्रामीण दोनों ही प्रयत्नरत हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्या उनके रीति रिवाज में कोई बदलाव आया है, ये शहरी और ग्रामीण जो आदिवासी हैं उनके रीति रिवाज में? जी, मेरा मानना है आदिवासी समाज में शहरी और ग्रामीण समाज में जो रीति रिवाज के संबंध में जो प्रभाव आप पूछे वो वास्तव में सही है। इसमें धार्मिकता का अवश्य प्रभाव है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो निवासरत है आदिवासी लोग, उनके रहन सहन और ग्रामीण परिक्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी समाज के व्यक्तियों का रहन सहन, रीति रिवाज में भिन्नता अवश्य है। और इसका कारण भी है कि वो जरूर अपने आप में, वो आदिवासी अपने आप को समझते हैं, मानते हैं, लेकिन आदिवासी की जो मूल संस्कृति, मूल रिवाज वो है, वो उनसे वो हटते जा रहे हैं। और इसका एक कारण मेरा मानना है कि रीति रिवाज को संरक्षित करने की आवश्यकता है, और ग्रामीण समाज और शहरी समाज में जब सामंजस्य होगा रीति रिवाज के संबंध में, तो अवश्य हम विकास की ओर होगा। हमारे आदिवासी समाज के रीति रिवाज, संस्कार, जैसे मूल संस्कार तो हमारे 3 ही हैं, जिसको एक तो हम जन्म संस्कार बोलते हैं, जिसको छठी कहा जाता है हमारे आदिवासी क्षेत्र में। तो विवाह संस्कार, इसमें अलग अलग रीति हैं, रिवाज हैं। फिर मृत्यु संस्कार, तो ये जो संस्कार है वो हम अपने रीति रिवाज करते हैं। हमारे गौड़ी संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति में किसी भी मृतात्मा को, मृत व्यक्ति के शव को जलाने की प्रथा नहीं है। क्या है उसको
दहन करने दफनाने की प्रथा है। लेकिन शहर में वही हमारे आदिवासी के व्यक्ति कोई मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, मर जाता है, तो उसको स्वगृह में जला दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे कई तरह की भिन्नता है। तो ये एक रूपता जब आएगा जब हम जन जागरूक होंगे। दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो आदिवासी जो शहर में रहते हैं वो अन्य समाज के प्रभाव में, क्योंकि जन्मजात हमारे आदिवासी समाज ये सीधे साधे भोले भाले और सर्व स्वभाव के होते हैं। उनमें वाक्पटुता के अभाव होता है, कोई चीज को जल्दी से बोले नहीं है, थोड़ा सा संकुचित प्रवृत्ति के होते हैं। और दूसरे सवर्ण के समाज के लोग हैं वो बड़े चतुर चालाक वाक्पटु होते हैं। तो ऐसे लोग जल्दी से सीधे साधे व्यक्तियों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। इसका प्रभाव भी रीति रिवाज पर पड़ता है। तो ये इसके लिए हमको बहुत जागरूक है, संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे जो युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ियों से हमारा यही अपेक्षा है कि आदिवासी जो समाज जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं, उनको समय समय पर कोई आयोजन करके, कोई त्योहारों में, कोई अन्य आयोजनों में बुला करके हमारे रीति रिवाज जो संस्कार हैं उनके बारे में उनको जानकारी दें। वास्तव में मैं वीर मेला समिति के अंगीक्षक के नाम से कहना चाहूँगा कि हमारे जो वीर मेला संस्कृति आयोजन है, ये यही हमारे जो रीति रिवाज को, हमारे संस्कार को, आदिवासी संस्कार को बढ़ावा देने के लिए ही अच्छा पहल कर रहा है। 2014 से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 3 दिन का मेला लगता है, जहाँ पर आदिवासी संस्कृति, आदिवासी रीति रिवाज को बढ़ावा के लिए संगोष्ठी होती रहती हैं। तो ऐसी संगोष्ठी अगर पूरे क्षेत्र में हो जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो मेरा मानना है कि अच्छा पहल होगा। समाज शहरी और ग्रामीण में जो रीति रिवाज का भेद है, अलगपन लगता है, वो दूर होगा और एकता आएगी। रही बात हमारी जो रीति नीति है, इसका परिचय कराना, दोनों निवास बने शहरी और ग्रामीण आदिवासी समाज को परिचय कराना वो बहुत आवश्यक है। आदिवासी समाज की रीति नीति एकरूपता तभी आ सकती है जब इसको संरक्षित किया जाए, प्रचारित किया जाए, और इसमें हमारी युवा पीढ़ी जब सामने आएंगे तो हमारे जो बुजुर्ग वर्ग है वो हमारी रीति नीति को बताएंगे और हम एक होते जाएंगे। जी। साक्षात्कार को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे सहयोगी संवादकर्ता तरुण कुंजाम को कुछ सवाल करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद। सेवादार सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सहयोगी संवाददाता नेहरू सलाम का, जिन्होंने मैं अवसर दिया और आमंत्रित किया यहाँ पर कि मैं अपने सवाल रख सकूँ और पूछ सकूँ ऐसे कुंजाम सर जी से। तो हमारा आगे का सवाल ये है कि अभी हमने देखा है कि कुछ सालों से आदिवासी युवा पीढ़ी समाज और धर्म को लेकर जागरूक हुए हैं। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अन्य धर्म का प्रभाव उनमें अभी भी कुछ कुछ नजर आता है, जैसे मूर्ति पूजा अन्य धर्म के प्रभाव की ओर अग्रसर होता कुछ लगता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि समाज में आने के लिए वह भी किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो क्या यह संघर्ष अभी भी जारी है? जी, जैसे हम पर जो सवाल था कि युवा पीढ़ी द्वारा समाज और धर्म के संबंध में, तो मेरा मानना है कि आदिवासी युवा पीढ़ी द्वारा समाज और धर्मों को लेकर जागरूकता की बात वास्तव में सही है, जागरूकता नहीं है, लेकिन अभी भी युवा पीढ़ी पर अन्य धर्म का प्रभाव है। जब तक हम में हमारे समाज की मूल संस्कृति, मूल संस्कार का ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक हम अन्य धर्म के प्रभाव में जकड़े रहेंगे, उनका असर रहेगा।
और मेरा कुछ और मानना है कि कुछ धर्म के जो लोग हैं, जैसे ईसाई मिशनरी संबंधित कुछ धर्म के लोग हैं, इस्लाम से संबंधित हैं, बौद्ध से हैं, वो हमारे समाज के व्यक्तियों को लालच प्रलोभन देते हैं और हमारी जो भोलेपन का, हमारे आदिवासी समाज की भोलेपन का सहारा लेकर के वो आदिवासी समाज को अपने ओर आकर्षित करते हैं, अपने धर्म को मोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम, हमारी जो संस्कृति है, हमारा धर्म है, मोड़ी धर्म कहें, वो हम छोड़ देते हैं, उन पर अपनाने लगते हैं। तो इसका मेन कारण हमारा अशिक्षा, भोलापन है। तो युवा पीढ़ी से मेरे यही निवेदन है, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस ओर आकर्षित न हो और इसके लिए वो हमारी जो मूल संस्कृति है, मूल मोड़ी का संस्कार है, तो जो धर्म को जो अब विमुख हो रहे हैं उसको युवा पीढ़ी से हम अपेक्षा और विश्वास रखते हैं कि अन्य धर्म के प्रभाव को मिटाने के लिए वो सतत प्रयास करें, संघर्ष करते रहें। जन जागृति मेन माध्यम है, शिक्षा उसका मेन माध्यम है। अगर इससे हम दूर रहेंगे, शिक्षा से, जन जागृति, तो ये प्रभाव बढ़ता जाएगा। आदिवासी की मूल समाज की जो धारा है, प्रकृति पूजा, उनको बताएं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो प्रकृति की पुजारी है। पेड़ पौधे, जैसे मूर्ति पूजा की बात आई है, तो हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम पेड़ पौधे प्रकृति की पुजारी हैं, जीव जंतु की पुजारी हैं। कोई पत्थर प्रतीकात्मक रूप में हम रख देते हैं, कोई उसका आकार नहीं होता और उसकी हम पूजा करते हैं। कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, कोई दुर्गा देवी के रूप में मूर्ति रख करके उसका पूजा हमारी मोड़ी संस्कृति में नहीं है। और इसीलिए तो हमारी टोटम भी है, आदिवासियों का टोटम है, किसी पेड़, किसी गोत्र का टोटम है, कोई जंतु टोटम है, उसका हम पूजक हैं, उसका हम किसी प्रकार के उसको हनन नहीं करते, हत्या नहीं करते, ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं हमारे टोटम का। तो हम जब इनकी अच्छी तरह से बताएं, इनको हमारी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बताएं, तो वो तो जानते हैं, तो उनकी अशिक्षा के कारण विचलित हो रहे हैं। अगर ये युवा पीढ़ी को संघर्ष करें, आगे बढ़ाएं, तो अवश्य ही जो दूसरे धर्म के प्रति लगाव है वो कम होगा और हम अपने मूल संस्कृति में, मूल धर्म की ओर लौटेंगे और अन्य धर्म इस पर हावी नहीं हो पाएगा। तो हमारा यही युवा पीढ़ी से अपेक्षा है कि इस पर संघर्ष करते रहें, तो आज नहीं कल अवश्य इसमें सुधार होगा, आएगा। और हम, जो हमारी जो सोच है कि हम हमारे मोड़ी धर्म को, मोड़ी संस्कृति को, मोड़ी रिवाज को आगे बढ़ाने का, वो हम उसमें सफल होंगे। यही मेरे विचार है। धन्यवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार आदिवासी समाज के विकास में कौन से सबसे बड़े आरोप हैं और उन्हें हल करने के लिए आपके क्या सुझाव या विचार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तव में आदिवासी समाज में विकास के कई अवसर हैं, कई रुकावटें, और मैं इसे कुछ बिंदुओं में आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि हमारे शिक्षा का पूर्ण प्रसार और प्रचार नहीं होगा। सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है, शासन स्तर पर बहुत प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा गाँव तक पहुँचे, लेकिन अभी तक आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा का पूर्ण रूपेण प्रसार नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी अशिक्षा से हम घिरे हुए हैं। ये पहला मेन मुद्दा है विकास का। हमारा विकास नहीं हो पा रहा है आदिवासी समाज का भी, शिक्षा को मानता हूँ। दूसरा मेरा मानना है आवागमन के साधन। आवागमन साधन भी आदिवासी बहुल क्षेत्र जो बिगड़ जंगलों में निवासरत हैं वहाँ अभी तक नहीं हो पाया है।
जिससे वो सभ्य समाज और अन्य जानकारियों से अभिज्ञ हैं। आवागमन के नाम से आना जाना नहीं होता लोगों से, उनका मिलना जुलना नहीं होता, ये भी एक कारण है विकास नहीं होने के कारण। और तीसरा कारण मेरा है कि वो निर्धनता, गरीबी भी हमारे समाज का एक रोड़ा है विकास में। गरीबी होने के कारण कई दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग प्रलोभन दे करके अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं और हम वहाँ ढल जाते हैं। तो गरीबी सरकार तो प्रयास कर ही रहा है, लेकिन हमारे समाज को भी जो कुछ और कुछ वर्ग में पहुँच गए हैं हमारे समाज के लोग, उनको भी इन पर ध्यान देना आवश्यक है। तो ये निर्धनता मेरा दूसरा पॉइंट रुकावट समझता हूँ। चौथा, हमारे समाज में ही आदिवासी समाज में भी कई वर्ग हैं। कोई अपने आप को राजगुण बताता है, कोई अपने को गुरुगुण बताता है, कोई मूरिया गुण बताता है और कोई खतरा। तो अनेक प्रकार के विभाजन है। तो ये भी जब तक तालमेल नहीं होगा राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तब तक के इसमें नहीं होगा। गुण निस्गुण है, आदिवासी में जो शाखा गुण का है, गुण अगर हो तो ये अलग ढंग से होगा, विकास के मार्ग बनेगा। फिर जन जागृति, इसके लिए जन जागृति का अभाव है। जन जागृति के लिए युवा पीढ़ी बहुत जोर दे और पढ़े लिखे उच्च वर्ग के लोग जोर दें तो ये जन जागृति फैलेगी तो दूर हो सकता है। तो जन जागृति न होना भी एक बाधक है। जनसंख्या वृद्धि और मानना है मेरा, जनसंख्या वृद्धि भी है हमारे आदिवासी समाज में। आज भी सीमित परिवार नहीं है। हम कभी सरकार के या मंशा जो भी सोचे 2 से 1 से 2 भला, लेकिन अभी भी हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, बहुल समाज हैं, उसमें ये नहीं होता। तो एक कारण ये भी विकास से बाधक है। आगे आधुनिकता से दूर, जैसे आधुनिक परिवेश है, आधुनिक परिवेश माने एक प्रकार की मीडिया से जुड़े हुए हैं, कई प्रकार की जागरूकता है, ये नहीं हो पा रहा है। तो आधुनिकता को उनको आकर्षित करें। फिर मेरा और रोड़ा मैं मानता हूँ, सरकार तो हमको आरक्षण देती है, आदिवासी समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन ये वोट बैंक के रूप में प्रयोग कर रही, राजनीति कर रही है। तो मेरा यही सोच है कि इसको वोट बैंक ना बनाया जाए, राजनीति में ढाल करके हमको अलग ढंग से शोषण किया जाता है। तो ये पढ़े लिखे लोग इसमें आगे आना जरूरी है। जो पढ़े लिखे आदिवासी वर्ग के लोग हैं हमारे, वो अगर इसमें आगे आए तो नीचे तबके के लोग जो हैं उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे और हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसे अनेक कारण हैं जो विकास में बाधक है हमारे समाज का, आदिवासी समाज का। तो इनको दूर करने के लिए ये सभी जो बाधकों को अगर समाप्त करने के प्रयास किया जाए तो अवश्य हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज विकास पर बढ़ेगा और हम जागरूक होंगे। इसका कार्यक्रम का अंतिम सवाल है, सरकार और समाज से आप किस प्रकार की सहायता ये समर्थन की अपेक्षा करते हैं आदिवासियों की समाज के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 5वां प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा। आदिवासी समाज के उत्थान और विकास के लिए सर्वप्रथम समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि अपने समाज को आगे बढ़ाने में इनको सतत प्रयास करते रहें। सरकार से भी अपेक्षा है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ पढ़े लिखे लोगों का, और दूसरी बात सरकार से भी हमारी अपेक्षा है कि आदिवासी समाज को भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें किसी प्रकार के हनन ना करें। वर्तमान परिवेश में देखते हैं कि राजनीतिकर्ता आदिवासियों की जो सुविधाएं संविधान से मिली है उनको खनन करना चाहते हैं। मेरा मानना है
कि वास्तव में जब संविधान निर्माता लोग आदिवासियों की हाल परिस्थिति को देख करके सवर्णों के साथ समानता में लाने के लिए जो विचार करके जो आरक्षण और जो धारा प्रस्तुत किए हैं, बताए हैं, वो झुकी तो रहे, तो सरकार की अपेक्षा है हमारा। और साथ में हमारे जो पढ़े लिखे वर्गों में पहुंच चुके हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, जो शासकीय सेवक के रूप में कार्य करते हैं, अधिकारी है, विधायक प्रतिनिधि बन चुके हैं, उनसे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि जिस समाज के बदौलत आपने अच्छे ओहदा प्राप्त कर लिया है, आगे बढ़ा है, और उसी समाज को बढ़ाने के लिए आपका प्रयास नहीं के बराबर होता है। तो हम कहना चाहेंगे हमारे ओहदा प्राप्त व्यक्तियों को कि हमारे जो समाज के व्यक्ति हैं उनको उत्थान के लिए अधिक से अधिक वो लोग प्रयास करें। जिस समाज ने आपको बनाया है और जिसी आरक्षण जिन्हीं समाज के बदौलत आपको उच्च पद मिला हुआ है, और उन्हीं को दबाने का प्रयास न करें, आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हमारे समाज से भी निवेदन है, और सरकार से जो अपेक्षाएं हैं, जो मिल रही है, वो बना रहे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मेरा एक प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए। तो यही हम इस साक्षात्कार को विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए विषय, नए जगह और नए व्यक्तित्व के साथ इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। मैं आप लोगों को धन्यवाद जो हमारे समाज के संबंध में जो प्रश्न दिए, उसका मेरा जो बना उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।